इंस्टाग्राम रील्स पर हर आदमी आयुर्वेद के डॉक्टर बना, हर आदमी वैद्य बन के ज्ञान दे रहा है कि ये नुस्खा लगाओ बाल आ जाएगा, ये नुस्खा लगाओ ये हो जाएगा। तो कैसे पहचाने कि असली वैद्य है नकली वैद्य है? पहचानने के लिए जो भगवान ने अपने को एक थर्ड आई दी है, सबको दी है। आप रील देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मुझे भी देख रहे हो। ये बहुत जरूरी है कि आजकल जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं कि हमें ये दवा भेज दो या मंगा लो या ऑर्डर कर दो, बेहतर होता है कि वैद्य को हमेशा मिलो, को नब्ज दिखाओ। ओके, लेकिन जैसे आजकल इंस्टाग्राम रील्स पर हर आदमी आयुर्वेद के डॉक्टर बना, हर आदमी वैद्य बन के ज्ञान दे रहा है कि ये नुस्खा लगाओ बाल आ जाएगा, ये नुस्खा लगाओ ये हो जाएगा। तो कैसे पहचाने कि असली वैद्य है नकली वैद्य है? देखो, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका। पहचानने के लिए जो भगवान ने अपने को एक थर्ड आई दी है, सबको दी है। आप जो भी आप रील देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मुझे भी देख रहे हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं बात कर रहा हूँ कैमरे की तरफ देख के, तो मैं 140 करोड़ के करीब लोगों की आंख में आंख डाल के बात करता हूँ। आपको अगर मेरी आंख पहचानने में गलती हो गई ना, तो ये आपकी गलती है, किसी और की नहीं है। भगवान ने सबको इतनी सोच दे रखी है। आंख पहचानने में गलती मतलब? जो बात आप कर रहे हैं उस बात के अंदर कितनी सच्चाई है, वो सामने वाले को फट पता चलती है कि ये कितनी सच्चाई है, क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी है मिश्रा जी, जो आपने सवाल किया है कि लोगों को कैसे पता चले कि ये वैद्य, और ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं कि हमें ये दवा भेज दो या मंगा लो या ऑर्डर कर दो, बेहतर होता है कि वैद्य को हमेशा मिलो, मिल कर के उसको नब्ज दिखाओ। और नब्ज देखने का एक मेथड होता है, उसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। वो हमेशा मॉर्निंग टाइम खाली पेट होती है नब्ज की असली जो एनालाइज होता है। और ग्रंथ जो कहते हैं वैद्य भी उस समय खाली पेट होना चाहिए और पेशेंट भी खाली पेट होना चाहिए। फिर वो चीज़ें बता जाता है जो चीज़ें शायद उसको याद भी नहीं होती। अब जैसे नाड़ी पकड़ के जो बीमारी बताते थे, रोगी का रोग, कौन कौन से रोग तुमको, हाँ, ऐसे वाले वैद्य बहुत कम हो गए। बहुत कम है। और ये और कम क्यों हो गए? ये क्योंकि इस पे तो सब पता लगा था कि ये बीमारी हाँ, फलाना फलाना। वो जो हमारा यूथ है ना जी, अब उसका इंटरेस्ट उन वैद्यों की तरफ कम हो गया, क्योंकि वैद्य जो थे वो धोती पहन के नीचे ज़मीन पे बैठते थे सब। अब मॉडर्न थोड़ा हो गया, तो अब वैद्य भी कोट पैंट में आ गए हैं, टाई लगा दी उन्होंने भी कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा अगर चेंज करना है तो। दवाइयों की शीशियों को भी उन्होंने प्रॉपर लुक दे दिया। पहले पहले तो दवाई भी ऐसे होती थी, गोलियां बनाई, पुड़िया बनाई, ऐसे हाँ, दे वो दी। कुछ पुराने ब्रांड्स को हमने हाँ, देखा भी आजकल हाँ, बड़ा रिक्रिएट किया गया है। रिक्रिएट और किया। ऐड भी विराट कोहली से करवाया एक दो। हाँ, तो जैसा देश वैसा भेष करना भी पड़ा। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है जो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ें लोग अगर घर पे बनाएं, जैसे मेरा काम है, मैं लोगों को इतना अवेयर करता हूँ कि जो भी चीज़ आप घर पे बना सकते हो वो बनाइए। और सेहत को संभालने के लिए सर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर अपने घर में बना ली जाएं, उनको टाइम टू टाइम यूज़ किया जाए तो कमाल के। आऊंगा। तो क्या आयुर्वेद जो है वो केवल शाकाहारी आहार से ही जुड़ा हुआ है? ऐसा नहीं है, दोनों लोगों से जुड़ा हुआ है। जो मांसाहारी आहार है इसमें वो भी आता है, लोगों को बताया जाता है कि आप इतने कैलोरी ये ले सकते हो, इतने कैलोरी ये ले सकते हो, मटन ले सकते हो या चिकन ले सकते हो या फिश ले सकते हो, वो सारा बताया जाता है पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन आयुर्वेद ये ज़रूर कहता है कि कोशिश कीजिए कि मांस को ना इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जीव जो होता है, अब जीव को भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। उसको कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है कि जो आप मान लीजिए मटन है, मान लीजिए बकरा है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉडी तो बॉडी है, बात पित्त कफ का वो उसका भी शरीर है, तो उसके अंदर क्या बीमारी चल रही है कोई लैब टेस्ट नहीं है। उसको काटते हैं, बना देते हैं, उसके बाद उसको कितना मर्जी पका लीजिए जी, जो वायरस है वो जाएगा नहीं। ऐसे ही जो चिकन है, मुर्गे हैं, उनको भी आप जब काट लेते हो तो उसके अंदर क्या रोग चल रहा था वो इंसान के अंदर जा रहे हैं, और उसकी भरपाई हम सब कर रहे हैं। आप डेली देखिए, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी का पेट ऐसे निकला पड़ा है, किसी का कुछ हो रखा है, तो वो सारी चीज़ें लीवर को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ज़्यादातर अगर शाकाहारी रह कर के लोग जिएँ और फल सब्जियां, दालें और सैलड वगैरह ये अच्छे तरीके से लिया जाए तो बहुत अच्छी गट हेल्थ रहती है। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन आयुर्वेद पे जाऊंगा, फिर मैं स्पेसिफिक आऊंगा जी, आयुर्वेद में बीमारियां कैसे डिफाइन की जाती हैं? आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा आजकल तो सिम्टोमेटिक भी काफ़ी चीज़ें ली जाती हैं, पेशेंट से डिस्कस करके उसके सिम्टम के आधार पे ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे वैद्य हैं वो
हमारे पास, मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में 5-6 वैद्य हैं जो नाड़ी वैद्य हैं। उसमें एक वैद्य हैं जो डॉक्टर अनिल कुमार जी हमारे साथ काम करते हैं, और 1994 से वो मेरे साथ हैं। और वो पल्स देख करके पेशेंट को सारी चीज़ बताते हैं और बहुत अच्छा उनका है। और लेकिन वो संत टाइप हैं, उनका ये है कि वो गुरुद्वारा साहब में ही बैठते हैं, वहीं देखते हैं मरीजों को, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं लेते। तो वो लेकिन उसका डायग्नोज ऐसा करते हैं कि वो फिर कहीं भी लैब में चला जाए, उससे बेहतर डायग्नोज उसको नहीं मिल सकता, वो इतना बता देते हैं। तो नाड़ी वैद्य भी देखते हैं। बाकी जो आजकल जो जनरेशन है, जैसे कई लोग कहते हैं जी हम सोने की भस्म डाल देंगे, हम ये डाल देंगे, वो एक मतलब उसमें क्या होता है कि वो नॉन साइंटिफिक ट्रीटमेंट होते हैं। उसमें जा कर के कई लोगों को अच्छा लगता है, कईयों को नुकसान भी होते हैं। ठीक है। आयुर्वेद के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है? आयुर्वेद के बारे में सबसे बड़ा मिथ है कि ये दवाई जो है रोग को जड़ से ख़त्म कर सकती है, और सिर्फ आयुर्वेद ही है जो आपको बीमारियों के साइड इफ़ेक्ट से बचा करके बिना साइड इफ़ेक्ट के बीमारियों को ख़त्म कर सकता है। ये मिथ है? ये मिथ है। मतलब साइड इफेक्ट होते हैं आयुर्वेद में भी? आयुर्वेद में बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो मिथ क्या है फिर? मिथ यही है कि ये बिना साइड इफ़ेक्ट के अच्छा। कोई भी साइड, जैसे एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट हैं, हाँ। और औषधियाँ जो लेते हैं लोग, कई नेचुरोपैथी में भी साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, किसी का नीमा हो गया, कुछ गलत हो गया। ये ताकत है इसकी, ये मतलब। आयुर्वेद जो है, ये इसको कहते हैं आयु का वेद। ये आयु को स्वस्थ रखने के, जैसे 100 साल तक अगर कोई जीना चाहता है तो उसको आयुर्वेद ही ऐसा सिस्टम है कि जो उसको तंदुरुस्त जीवन दे सकता है, मतलब स्वस्थ जीवन दे सकता है। और इसका कोई साइड इफेक्ट, हर बेहड़ा आंवला क्या साइड इफेक्ट करेगा? काली हल्दी, पीली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, ये क्या साइड इफेक्ट करेंगी? ये जो चीज़ें हैं, जैसे काला गोंद है, जटामांसी है, ब्रह्मी बूटी है, शंख पुष्पी है, क्या साइड इफेक्ट करेंगी? साइड इफेक्ट वहाँ होता है जब वैद्य से कोई गलती हो जाए, कोई भस्म बनाते हुए भस्म कच्ची रह जाए और वो मरीज को दे दे, तो उससे कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। और इसके लिए हम जो काम कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल हम कोई भस्म मेटल यूज़ ही नहीं करते, टोटल हर्ब्स को यूज़ किया जाता है और सिद्ध योग में बनाया तो जाता है। आयुर्वेद कहाँ पिछड़ गया एलोपैथ से? हाँ, प्रचार ये प्रसार में पिछड़ गया, टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं हुई, या पुराने जो ग्रंथों में लिखा था वही रहा? क्योंकि कई लोगों ने हमसे ये भी कहा कि आयुर्वेद प्रणाली जो है वो रिसर्च बेस्ड है, पहले हुई थी, अब इस जमाने में आयुर्वेद पर रिसर्च होती ही नहीं है, या बहुत कम होती है, इसलिए वो अपडेट नहीं हो पा रही है। सच है? ये बिल्कुल सच है। लेकिन अब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने आयुर्वेद को बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है, आयुष डिपार्टमेंट दिया है। अब उसकी हर चीज़ की सर्च हो रही है। एक तो होती है रिसर्च की, त्रिफला बनाया, महर्षि जी ने लिखा, हमने उसको दोबारा से रिसर्च किया कि ये करता भी है कि नहीं। एक तो ये हो गई। एक होती है सर्च की, ये जड़ी बूटी है, ये क्या करेगी, उसके ऊपर सर्च चल रही हैं। अब ये चीज़ें जो हो रही हैं, इनसे लोगों को आने वाले समय में बहुत जल्द, आप एक चीज़ देखिएगा मिश्रा जी, कि आयुर्वेद में आजकल इतने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, सोसाइटीज़ हैं, और वो लोगों को अवेयर करने में भी, और आयुर्वेद के बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, पंचकर्मा खुल रहे हैं। तो इसका यही रीज़न है कि लोगों का जो रुझान है। अब देखो, मेरा जो काम था जी, मैंने अपने पंजाब के यूथ को, हरियाणा के यूथ को, नॉर्थ इंडिया का जो यूथ है, मैंने उसको जोड़ने की कोशिश करी। और मैं इसमें 35% से ज़्यादा सक्सेस हुआ कि नौजवान बच्चे जो हैं वो आज जानते हैं पंजाब के कि अश्वगंधा क्या है, गोक्षुरा क्या है, शिलाजीत क्या है, हमें क्यों खानी चाहिए, क्यों नहीं खा, उनको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं। बच्चे नाम लेते हैं इन चीज़ों का आकर के। और मैं तो कई बार हैरान होता हूँ कि बच्चों को बड़े बड़े नाम, चंद्र प्रभा भट्टी, अरुगय वर्धनी भट्टी, नाम याद हो गए उनको कि ये चीज़ें काम करती हैं। आयुर्वेद का जिक्र सनातन ग्रंथों के अलावा भी कहीं है? हाँ, बिल्कुल है। कहाँ कहाँ? सनातन ग्रंथों के बिना इसका जो इसका चलन है वो हर जगह पे है। अब जैसे मान लो आप इंडिया से बाहर भी है, थाईलैंड चले जाओ, उधर पूरा आयुर्वेद भरा हुआ है। आप यहाँ इंडिया में भी केरला में चले जाओ, केरला के घर में बच्चा बच्चा आयुर्वेद पे काम कर रहा है। वहाँ पे बहुत बड़ी कंपनियाँ जो हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इधर ऐसी कंपनियाँ होंगी जो केरला में हैं। लोगों का फेथ है, विदेशों से लोग वहाँ आते हैं केरला में अपने इलाज के लिए। मेरी बेटी है डॉक्टर मिशेल करके, मैंने उसको केरला से करवाया है, और वो पंजाब में एक पहली ऐसी लड़की है जो मतलब अपने काम में पकड़ है उसकी, पंचकर्मा में। तो ऐसे ये पंचकर्मा क्या होता है? पंचकर्मा होता है जिसमें लोगों को मसाज दिया जाता है, और उसके अंदर जैसे शिरोधारा है, वस्ती है,
नेति है, इस तरह के जो काम होते हैं उसके अंदर सारे वो किए जाते हैं। ये एक बॉडी रिलैक्स सिस्टम है। 10-15 दिन लोगों को रखा जाता है और उसके बाद 10-15 दिन फिर उसके मोबाइल स्विच ऑफ होते हैं, उसको दुनिया से काट दिया जाता आधी है। बीमारी वैसे ठीक हाँ, होती होगी। वो दुनिया से काट दिया जाता है। जैसे हमारे लॉकडाउन के दिनों में आपने देखा होगा नदियाँ नाले सब साफ हो गए थे, शुद्ध हो गए थे, तो ऐसे ही उसको जब हटा दिया जाता है वहाँ पे उसको जो जहाँ खाना है वही मिलेगा, जो नहीं खाना वो उसको मिलना ही नहीं है। तो टाइम पे उठना, टाइम पे जाना, योगा करवाना, 15 दिन में वो कहता है गोयल साहब जी लिए, अब क्या करें? मैं कहा अब जाओ घर, घर जाके फिर 6 महीने में वो सब कुछ भर लेता है, फिर उसको 15 दिन बुलाते हैं, फिर खाली करते हैं। तो ये पंचकर्मा का एक बहुत बड़ा रोल है।